राहिम दिल जाना हरम शाह न्यू नावल शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू। किस्त नंबर 1। आपको इस सब में पढ़ने ही नहीं चाहिए था सज्जाद। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो लोग अब आपको धमका रहे हैं। कभी सोचा है आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा? अपनी माँ की रोती हुई आवाज़ पर इस 11 साला बच्चे की आंख खुली थी। परेशान मत हो सानिया, ऐसे गुनाहगार लोग धमकाने के सिवा कर ही क्या सकते हैं। इनके डर से अब मैं इंसाफ का दामन छोड़ दूं? सज्जाद ने ज़रा सख्ती से कहा तो उनकी बीवी सानिया के रोने में मज़ीद रवानी आ गई। अब्दुल्ला अपनी माँ के रोने पर बेचैन होता उठ बैठा और एक निगाह अपनी 7 साला बहन और 1 साला छोटे भाई को देखा जो सुकून की नींद सो रहे थे। इंसाफ का ठेका हमने ही लिया है क्या सज्जाद? बस मुझे कुछ नहीं पता। आप कल ही इस केस से पीछे हट जाएं, समझने की कोशिश करें। बहुत अमीर सियासी लोग हैं वो, हमें इनसे दुश्मनी मोह लेनी ही नहीं चाहिए। सानिया ने फिर से सज्जाद को समझाने की कोशिश की तो वो बस अपने इस छोटे से आशियाने को बिखरते हुए नहीं देख सकती थी। अब्दुल्ला अब दबे पाँव चलता कमरे से बाहर आया था। दरवाजे के पीछे छुपकर अपने माँ बाप को देखने लगा जो रात के 1 बजे घर के हॉल में बैठे बहस कर रहे थे। सानिया, खुदा का खौफ करो, रोज़े क़यामत हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। इस दरिंदे ने 6 साला बच्ची पर जुल्म करके इसे मार दिया। जानती हो कितनी सी होती है 6 साला बच्ची? बिल्कुल हमारी बेटी की तरह थी वो। और तुम चाहती हो कि मैं ऐसे दरिंदे के खिलाफ जाने की बजाय खामोश होकर बैठ जाऊँ? तो क्या हुआ कि वो उसके बाद किसी और बच्ची को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाएगा? और अगर खुदा ना करे वो हमारी अपनी ही बेटी हुई तो भी मुझे खामोश रहने का कहोगी तुम? सज्जाद की बात पर सानिया फूट फूट कर रो दी तो सज्जाद को बेसाख्ता इन पर रहम आया। वो बस अपने शौहर और घर वालों की हिफाजत ही तो चाहती थी। हमारे इंसाफ पहले ही ख़त्म होता जा रहा है सानिया, सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से जो अपनी ताकत के घमंड में किसी का भी मुंह बंद कर देते हैं। और यकीन जानो, अगर इंसाफ ना होने की वजह से बनी इसराइल जैसी कौम तबाह हो सकती है तो हम लोग क्या हैं? सज्जाद ने उनके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। सज्जाद ने नरमी से सानिया को समझाया तो सानिया ने अपने आंसू पोंछ दिए। सज्जाद मीर एक एडवोकेट थे जिनके पास एक बच्ची का केस आया था जिसे एक सियासतदान के भाई ने ज़्यादती का निशाना बनाकर इसे गला घोंट कर मार दिया था। बच्ची का बाप उनके यहाँ ड्राइवर था और अपनी बच्ची की ज़िद पर इसे अपने साथ ले गया। इसे क्या पता था कि वहाँ उसकी बेटी पर क्या जुल्म ढाया जाएगा। उन्होंने बच्ची के बाप को खामोश रहने का कहा था लेकिन वो फिर भी सज्जाद के पास इंसाफ की उम्मीद से आया था। सज्जाद ने उसकी फरियाद सुनकर उसका केस ले लिया था लेकिन अब वो लोग सज्जाद को धमका रहे थे कि वो इस मामले से दूर रहे वरना वो लोग उसकी भी जान ले लेंगे। मगर सज्जाद को इन धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनकी अपनी भी एक बेटी थी और वो इस आदमी का दर्द समझ सकते थे। उन्होंने एक बेबस सी निगाह अपनी बीवी पर डाली जो उनकी परवाह में हलकान होती रो रही थी। चलो छोड़ो ये बातें, आओ कमरे में चलकर सोते हैं। सज्जाद ने सानिया का हाथ पकड़ने कर इन्हें खड़ा किया और कमरे की जानिब जाने लगे लेकिन अचानक इन्हें एहसास हुआ कि जैसे इनकी घर की छत पर कोई चल रहा हो। सानिया ने भी इन आवाज़ों पर सहम कर अपने शौहर को देखा। डरो मत, बच्चों के पास जाओ, मैं तुम देखता हूँ। सानिया ने शाहिद ने सानिया को हुक्म दिया और ख़ुद दराज में से अपना रिवॉल्वर पकड़कर छत की जानिब चल दिए। सानिया जल्दी से कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मी क्या हुआ है? तब से दरवाजे के पीछे छुपे अब्दुल्ला ने सहम कर पूछा तो सानिया ने रोते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, सानिया ने अब्दुल्ला की कमर सहलाते हुए कहा। तभी इन्हें सज्जाद के चलाने की आवाज़ आई तो माँ बेटे का दिल दहल गया। बहुत से लोगों के कदमों की चाप इन्हें अपने हॉल में सुनाई दे रही थी। अब्दुल्ला, पुलिस को फ़ोन करो फ़ौरन। अपनी माँ के हुक्म पर अब्दुल्ला जल्दी से फ़ोन की तरफ भागा और पुलिस को कॉल मिलाने लगा। अब वो लोग उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ने लगे थे। सानिया सहम कर अपने बच्चों के पास आई, अपने एक 6 साला बेटे को बाहों में उठाकर वहाँ देखने लगी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस सब शोरोगुल में उनकी बेटी भी उठ बैठी थी और अब सहम कर माँ से लिपट रही थी। पुलिस वालों के फ़ोन उठाते ही अब्दुल्ला ने इन्हें बताया कि उनके घर में कोई घुस आया और इन्हें अपने घर का पता बताने लगा। तभी एक धमाके से उनके कमरे का दरवाज़ा टूट गया और 3 से 4 आदमी कमरे में दाखिल हुए। एक ने अब्दुल्ला के हाथों से फ़ोन छीना और इसे बालों से पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने लगा, जबकि दूसरे ने सानिया से उनके बेटे और बेटी को छीना और तीसरा सानिया को ज़बरदस्ती घसीटते कमरे से बाहर ले आया। हॉल में पहुंचकर इस आदमी ने सानिया को एक 40 साला आदमी के
पैरों में फेंका, जबकि सज्जाद ज़ख्मों से चूर पहले ही इस आदमी के पैरों में पड़े थे। देखा वकील, क्या अंजाम निकला। मेरे खिलाफ जाने का बोला था तुझे कि इस मामले से दूर रह, लेकिन तू नहीं माना। अब देख तेरी वजह से क्या हाल है तेरी बीवी बच्चों का। इस आदमी ने सज्जाद के मुंह पर अपना जूता मारकर कहा तो सानिया फूट फूट कर रो दी। अपने हाथ इस आदमी के सामने जोड़ दिए। अल्लाह के वास्ते हमें माफ़ कर दें, हम दूर हो जाएंगे, इस मामले से चले जाएंगे यहाँ से बहुत दूर, बस अल्लाह के वास्ते हमें छोड़ दें। सानिया के गिड़गिड़ाने पर वो आदमी कहकर लगाकर हंस दिया। काश ये सब पहले किया होता तो मुझे खुद मेहनत करके यहाँ ना आना पड़ता, लेकिन क्या है ना, अब तेरे शौहर ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है तो मैं भी इसके पूरे ख़ानदान को मेरे खिलाफ़ खड़े होने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। इस शख्स ने इतना कहकर सज्जाद को बालों से पकड़ा और हाथ में पकड़ा रिवॉल्वर उनके माथे पर रख दिया। अब्बू नहीं, छोड़ो मेरे अब्बू को। अब्दुल्ला ने एक आदमी को पकड़ते मचल कर कहा तो इस 40 साला आदमी ने हंसकर अब्दुल्ला को देखा। कमरे में अब एक साला बच्चे के रोने की आवाज़ गूंज रही थी, जो माँ से जुदा होकर ज़ारो कतार रोए जा रहा था। पहले इसे चुप करवाते हैं, इस आदमी ने दांत पीस कर कहा तो इसके आदमी ने बच्चे को फर्श पर बिठा दिया। वो बच्चा बमुश्किल अपनी टांगों पर खड़ा हुआ और इसने अपनी माँ के पास आना चाहा, लेकिन तभी उसका छोटा सा वजूद एक गोली का निशाना बना था। आहा, सानिया की दिलखराश चीख अपने घर में गूंजी थी। वो रोते हुए भागकर अपने बच्चे के पास आई, जिसके नन्हे से वजूद में से खून पानी की तरह बह रहा था और वहीं दम तोड़ चुका था। इस आदमी ने सज्जाद को बालों से पकड़ा, जो ज़ख्मों से चूर नीम बेहोश हालत में थे, और इनका रुख सानिया की जानिब किया। देख अपनी हड दर्मी की सज़ा। सानिया को यूं तड़प तड़प कर रोता देखकर सज्जाद ज़रा होश में आई, लेकिन जब उन्होंने अपने छोटे से बेटे की हालत देखी तो दिल में उठने वाले दर्द पर बुलबुला उठे। अभी देख, तुझे दूसरी सज़ा भी देता हूँ। इस सफाक दरिंदे ने अपनी बंदूक का रुख सानिया की जानिब किया और गोली चला दी। एक चीख सज्जाद के होंठों से निकली और उन्होंने इस आदमी पर हमला करने की कमज़ोर सी कोशिश की, मगर इसने हंसते हुए एक गोली सज्जाद के सीने में भी उतार दी। एक धमाके से सज्जाद का वजूद ज़मीं बोस हुआ था। पल भर में कमरा 3 लाशों से भर गया था। अब इस दरिंदे ने एक निगाह 7 साला बच्ची पर डाली, जो शायद सदमे और खौफ से बेहोश हो चुकी थी, जबकि 11 साला बच्चा आदमी की गिरफ्त में झपटा रहा था, जिसे आज़ाद होकर अपने माँ बाप के पास जाना चाह रहा था। गर्दन काट दो इन दोनों की और घर का दरवाज़ा खुला रहने देना, ताकि लोग यहाँ आकर इनका अंजाम देखें तो जान जाएं कि राना ज़ुबैर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जाने का अंजाम क्या होता है। इतना कहकर राना ज़ुबैर नामी वो दरिंदा वहाँ से चला गया और एक आदमी ने दूसरे को इशारा किया, जिसने इस बेहोश हुई बच्ची के गले पर एक चाकू रखा और पूरी ताकत से चलाकर इस बच्ची का तड़पता वजूद ज़मीन पर फेंक दिया। इसके बाद वो आदमी अब्दुल्ला के पास आया और बालों से पकड़कर उसका सर ऊपर किया, लेकिन अब्दुल्ला की आंसुओं से तर लाल आंखों में जो आग थी वो देखकर इस आदमी का दिल दहल गया। मैं सबको मार दूंगा, देखना, एक एक को मार दूंगा, अब्दुल्ला ने इंतहाई नफ़रत और गुस्से से कहा। तो इस आदमी ने उसकी गर्दन पर भी वो चाकू रखा और इस चाकू को चला दिया। उसकी बहन की तरह अब्दुल्ला के तड़पते हुए वजूद को ज़मीन पर फेंक कर वो लोग वहाँ से चले गए। लाशों से भरा वो घर अब एक घर ही नहीं रहा था, बल्कि एक इंसान के सबसे बड़े वहशी दरिंदे होने का गवाह बन गया था। इस बच्चे ने अपनी स्याह आंखें खोली तो पहली निगाह सफ़ेद रंग की छत पर पड़ी। पहले पहल तो इसे कुछ समझ ही ना आया कि वो कौन है या वो कहाँ है। फिर इसे अपने गले में उठने वाली तकलीफ़ का एहसास हुआ तो आंखों के सामने का मंजर फ़िल्म की तरह चलने लगा। कुछ लोगों का उनके घर में आना, उसके बहन भाइयों और उसके माँ बाप को मारना, और सफाक दरिंदा जिसने वो सब किया था, राना ज़ुबैर मिर्ज़ा। इस बच्चे ने खामोश लबों से पुकारा। तभी उसका ध्यान सफ़ेद कोट पहने एक आदमी पर गया, जो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। नई ज़िंदगी मुबारक हो अब्दुल्ला मीर, हमने तो उम्मीद ही खो दी थी, लेकिन खुदा ने तुम्हें नई ज़िंदगी दी है। इस शफीक डॉक्टर ने अब्दुल्ला ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। अब्दुल्ला इससे अपने घर वालों के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन इसे बोला नहीं जा रहा था। अगर वो बोलने की कोशिश करता तो तकलीफ़ के अलावा कुछ महसूस ना होता। नहीं बेटा, बोलो मत, तुम्हारे गले के टिश्यूज़ को बड़ी मुश्किल से जोड़ा है, ख़ुद को तकलीफ़ मत दो। डॉक्टर ने नरमी से इसे समझाया। फ़िक्र मत करो, इंशाल्लाह तुम जल्द ही बोलने लगोगे, लेकिन अभी तुम्हें आराम करना है। अब्दुल्ला ने इनकार में सर हिलाया। इसे आराम नहीं करना था, इसने अपने माँ बाप को देखना था, अपने बहन भाइयों को देखना था। क्या वो ठीक तो थे ना? अम्मा, अब्दुल्ला से बमुश्किल इतना ही बोला गया था और इतना बोलने ही ने इसे बेतहाशा तकलीफ़ हुई थी, जबकि उसकी बात पर डॉक्टर के चेहरे की मुस्कान गायब हुई थी। सो जाओ बेटा, डॉक्टर ने इतना कहकर वहाँ से जाना चाहा, लेकिन अब्दुल्ला ने उसका हाथ थाम लिया। इसे सोना नहीं था, इसे उसके माँ बाप चाहिए थे। अम्मा, इसने फिर से कोशिश की तो डॉक्टर ने रहम से इस बच्चे को देखा।
تمہارے ماں باپ کو ہم نہیں بچا سکے عبداللہ، نہ ہی تمہاری بہن بھائی کو۔ جب تک پولیس انہیں ہسپتال لائی سب ہی دم توڑ چکے تھے، بس تم زندہ تھے۔ ڈاکٹر کی بات پر عبداللہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، دو آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے گرے تھے۔ معاف کرنا بیٹا، لیکن ہم کو کچھ کر نہیں سکے تھے۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور عبداللہ سسک کر رونے لگا۔ رونا اس کے گلے کو تکلیف دے رہا، لیکن وہ تکلیف اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی جو اپنے ہر رشتے کی موت دیکھ کر اس کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ وہ بچہ کتنی ہی دیر بے بسی سے اس بیڈ پر لیٹا آنسو بہاتا رہا تھا، لیکن ہر بہتے آنسو اسے مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی خدا کا ایک تحفہ لگنے لگی تھی، جس کا ایک ہی مقصد تھا، رانا زبیر مرزا کی تباہی۔ عبداللہ کی آنکھ اپنے پاس ہونے والی سرگوشی پر کھلی تھی۔ وہ کافی پریشانی کے عالم میں کسی کو کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے ہسپتال میں داخل ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ اب بہتر تو تھا، لیکن مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اسے فوراً یہاں سے لے جانا ہوگا۔ اس کے دشمنوں کو خبر ہو گئی ہے کہ یہ یہاں ہے اور زندہ ہے۔ بہت جلد وہ اسے مارنے یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ یہ عبداللہ کے ڈاکٹر کی آواز تھی۔ عبداللہ نے سنجیدگی سے ڈاکٹر کو دیکھا جو اپنے جونیئر سے یہ بات کہہ رہا تھا، لیکن سر ہم اسے لے کر کہاں جا سکتے ہیں؟ جیسے لوگوں سے اس کی دشمنی ہے، اسے پناہ دینے کا مطلب موت کو گلے لگانا ہوگا، تو کون رکھے گا اسے اپنے پاس؟ ٹیکنیشین نے پریشانی سے پوچھا تو ڈاکٹر اپنا ماتھا سلانے لگا۔ پھر جیسے ہی اس کے ذہن میں ایک جھونکا سا ہوا، ایک جگہ ہے جہاں یہ لوگ تو کیا ان کا سایہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ڈاکٹر کی بات پر ٹیکنیشین حیران ہوا۔ بہت عرصہ پہلے میری سکردو پوسٹنگ ہوئی تھی، وہاں کچھ لوگ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ کسی قبائلی علاقے کے لوگ تھے، ان کے سرداروں کو گولی لگی تھی اور وہ اس کا علاج کروانا چاہتے تھے۔ ٹیکنیشین کے ماتھے پر بال آئے۔ کیا کسی گاؤں کا سردار اس بچے کی حفاظت کر لے گا؟ وہ کوئی عام سردار نہیں تھا، اس کے آدمیوں کے پاس بہت سے ہتھیار تھے اور وہ لوگ اپنے گاؤں کا علیحدہ ہی قانون بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ بچہ ان کے پاس محفوظ رہے گا۔ ڈاکٹر نے رحم سے عبداللہ کی جانب دیکھا جو اب اپنی آنکھیں موند چکا تھا، لیکن ان کی ہر بات سن رہا تھا۔ لیکن وہ اسے اپنے پاس کیوں رکھیں گے سردار؟ کیونکہ گاؤں کے سردار نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اس کی مدد کی ہے، تو بدلے میں جو چاہوں گا وہ کرے گا۔ یوں سمجھ لو وہ میرے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اب کی بار ٹیکنیشین نے ثابت میں سر ہلایا۔ آپ مجھے پتہ بتائیں، میں ابھی اسی وقت اس بچے کو وہاں لے جاتا ہوں۔ سر اب اس کا ایک پل بھی یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، ٹیکنیشین نے پریشانی سے کہا۔ اس بچے کے دشمن اس کے سب گھر والوں کو تو انتہائی صفاقی سے مار چکے تھے، اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ بچہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ٹھیک ہے، اسے کوہ کرم لے جاؤ، جہاں پہاڑوں کے دامن میں چھوٹا سا گاؤں ہے۔ وہاں کے سردار یعقوب خان کے سامنے میرا ذکر کرنا اور کہنا میں نے اپنے احسان کا بدلہ مانگا ہے۔ ٹیکنیشین نے ثابت میں سر ہلایا تو ڈاکٹر نے اسے مکمل پتہ لکھ کر دیا اور وہ پتہ اپنے جیب میں ڈال کر ٹیکنیشین عبداللہ کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ڈاکٹر نے ایک چادر سے عبداللہ کو چھپایا اور ٹیکنیشین کی جانب دیکھا۔ اس کی حفاظت کرنا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ٹیکنیشین ثابت میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ اب اسے بس اس بچے کو وہاں پہنچانا تھا جہاں وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ ہوتا۔ قرہ کرم کے وہ پہاڑ اب اس بچے کی منزل تھے۔ ٹیکنیشین عبداللہ کو باحفاظت یعقوب خان کے پاس چھوڑ گیا تھا اور انہیں ڈاکٹر کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ عبداللہ کے بارے میں ہر بات بھی بتائی تھی کہ چھوٹی سی عمر میں اس بچے پر کیا کیا بیت گئی تھی۔ یعقوب خان نے نہ تو عبداللہ سے کچھ کہا تھا، نہ ہی کچھ پوچھا تھا، بس چپ چاپ اپنے گھر میں رکھ لیا جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ عبداللہ کا علاج چلتا رہا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کافی بہتر بھی ہو گیا تھا، لیکن نہ تو وہ کسی سے کوئی بات کرتا، نہ ہی کبھی عام بچوں کی طرح کھیلتا، بس بت بنا ایک جگہ بیٹھا رہتا۔ اسے یعقوب خان کے پاس رہتے 1 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا اور وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے کسی نے کبھی ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ یعقوب خان اسے اپنے ساتھ اپنے آدمیوں کے پاس لے کر آیا تھا جہاں وہ اپنے معمولات طے کرتے تھے۔ یعقوب سب سے باتوں میں مصروف تھا جب اچانک اس کا دھیان عبداللہ پر گیا جو اس کی ریوالور ہاتھ میں تھامے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یعقوب اپنے آدمیوں سے دور ہٹا اور عبداللہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا ہے نا، یہ ایک ایسا ہتھیار جو کمزور کو بھی طاقتور بنا دے، یعقوب نے اپنے مخصوص پختون لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں میں تمہارے ساتھ کیا ہوا بچہ، یہ بھی جانتا ہوں تمہارا باپ وکیل تھا، یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے پولیس کو بلایا تھا اور پولیس بلائے جانے کے 1 گھنٹے بعد وہاں آیا تھا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم سب کا چیخیں پورے محلے میں گونجنے کے باوجود کوئی تمہاری مدد کو نہیں آیا تھا۔ یعقوب بولتا جا رہا تھا اور عبداللہ بس وہ بندوق دیکھنے میں مصروف تھا۔ لیکن شاید تم یہ نہیں کہ پولیس جان بوجھ کر دیر سے آیا تھا کیونکہ ان کو پیسے کھلا کر
वहाँ देर से आने का कहा गया था। अब की बार अब्दुल्ला ने बंदूक से ध्यान हटाकर याकूब को देखा। लोग तुम सब की चीखें सुनकर मदद करने की बजाय छुप कर अपने घरों में बैठ गया था ताकि इनको कुछ ना हो। अब्दुल्ला ने पकड़कर इस बंदूक के गिर्द मजबूत की हुई थी। इस दुनिया में कोई काबिल रहम नहीं है, बच्चा कोई भी मासूम नहीं। हर इंसान मतलब परस्त होता है। जहाँ बात अपने नुकसान की हो वहाँ से भाग जाता है। याकूब संजीदगी से कहता नन्हे जहन में जहर घोलने लगा। अपने बाप को देखो, किसी की मदद के लिए निकला था लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। इससे जानते हो क्या सबक मिलता है? यहाँ कोई भी मदद और रहम के काबिल नहीं, क्योंकि जब मुसीबत तुम पर आता है तो कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं आता, किसी को तुम पर रहम नहीं आता। छोटी छोटी मुट्ठियों ने वो बंदूक अपने हाथों में ज़ोर से कस ली थी, और इसलिए अब तुम भी किसी पर रहम न खाना, किसी का ख्याल न करना, ताकतवर बनना तुम, और ना तुम सिर्फ अपने दुश्मन का सर धड़ से अलग कर देना, बल्कि इन लोगों के लिए भी एक दहशत बनना जो मतलब परस्त हैं, जो किसी की चीखों पुकार सुनकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। याकूब ने नफ़रत से कहा, जानता हूँ तुम में पाकिस्तान का नहीं अफ़गानिस्तान का है। जंग के वक़्त यहाँ आया था क्योंकि हमसे वादा किया था कि पुलिस पाकिस्तानी हमारा मदद करेगा, लेकिन जानता है तुम मेरा बीवी को 2 पुलिस वाले झूठी चोरी के इल्ज़ाम में जेल में ले गया, और वहाँ इसके साथ याकूब ने अपनी मुट्ठियाँ बीच ली। वहाँ से आकर इसने अपना जान ले लिया। इस दिन मैंने सीखा कि यहाँ अच्छा कोई नहीं, सब कहीं ना कहीं बुरा है, इसलिए रहम के काबिल कोई भी नहीं। अब्दुल्ला ने एक नज़र याकूब की जानिब देखा। मैं उस गांव में आकर रहने लगा, यहाँ का औरत से शादी किया और लोगों की नज़र में एक आम पाकिस्तानी बन गया। याकूब एक पल को रुका और फिर मुस्कुरा दिया। यहाँ मौजूद हर आदमी यहाँ के निज़ाम या लोगों का सताया। लोगों ने इन पर जुल्म किया और निज़ाम ने इन्हें इंसाफ नहीं दिया। याकूब ने अपना हाथ अब्दुल्ला के छोटे से कंधे पर रखा, और जब किसी मुल्क का निज़ाम इंसाफ ना करे तो हम जैसे लोगों पर फ़र्ज़ होता है इंसाफ करना, ऐसे बदउनवान कानून और लोगों को जहन्नम विसाल करना। याकूब के लहजे में बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, और वही नफ़रत वो इस नन्हे जहन में गाड़ चुका था। एक बात याद रखना बच्चा, मोहब्बत और रहम इंसान का कमज़ोरी होता है। अब इन दोनों को खुद पर हावी मत होने देना, एक जालिम दरिंदा बन जाना जिसे लोग बस दहशत समझे। याकूब ने अपनी मुट्ठियाँ बीच कर कहा, अपनी जो पहचान था भूल जाओ, अब से तुम वो नहीं जो पहले था, अब तुम वीर बनेगा, वीर। अब्दुल्ला ने नासमझी से याकूब को देखा। वीर दहशत को कहते हैं, और अब से यही तुम्हारा नाम और तुम्हारी पहचान होगा, ऐसी पहचान जिसके ज़िक्र पर लोग खौफ से कांप जाएंगे। याकूब ने एक और बंदूक अपने कमर के पास से निकाली और आसमान की जानिब करके गोली चला दी। या गोली की आवाज़ पर अब्दुल्ला एक पल को सहमा, लेकिन फिर इसने भी हाथ में पकड़ी बंदूक आसमान की तरफ की और गोली चला दी। वीर। अब्दुल्ला ने 1 साल में पहली बार कुछ कहा तो याकूब मुस्कुरा दिया, और इस अब्दुल्ला को वीर बनने में कामयाब हो गया था। राना ज़ुबैर अपनी ख्वाबगाह में चैन की नींद सो रहा था। जब इसे ये एहसास हुआ इसके करीब कोई है, इसने आंखें खोल कर देखा तो एक 14 साला बच्चे को अपने करीब पाया, जो उसके पास बंदूक थामे बेड के पास खड़ा था। ज़ुबैर सहम कर उठ खड़ा बैठा और इस बच्चे को देखने लगा, जिसने इंतहाई सफाकी से बंदूक इसकी जानिब की। कौन हो तुम? वीर। बच्चे ने आम सा जवाब दिया। कौन वीर? उसकी बात पर बच्चे के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई, और इसने बंदूक का रुख उसकी टांग की जानिब किया और गोली चला दी। आहन ज़ुबैर की चीख अपने घर में गूंजी। याद आया या दिलाऊं एडवोकेट सज्जाद मीर, जिसके घर में घुसकर तूने सबको मार डाला? कुछ याद आया? वीर ने अब बंदूक उसकी दूसरी टांग की जानिब की, जबकि वो कराहते हुए इससे दूर होने की कोशिश कर चुका था। मैं इसी सज्जाद मीर का बेटा हूँ, राना ज़ुबैर। इतना कहकर वीर ने उसकी दूसरी टांग पर भी गोली मार दी। अब वो शख्स बेड से नीचे गिरकर ज़मीन पर गिरा था, बेहोश होता वजूद तकलीफदेह झटकों से कांपने लगा। बोला था ना तुझको कि मैं ही तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। देख ले, आज तेरा ये ताकत का गरूर मिट्टी में मिलाऊंगा। वीर आगे बढ़ा, बंदूक उसके सीने पर रखी। नहीं, उसकी बात पूरी होने से पहले ही वीर उसके सीने में गोली मार चुका था। आज इसने इंतकाम की पहली सीढ़ी चढ़ी थी। 14 साल की उम्र में पहली बार किसी की जान लेकर वो अपने माँ बाप और बहन भाइयों का इंतकाम ले चुका था। कमरे के बाहर खड़े याकूब खान उसके पास आया और मुस्कुरा दिया। बदला बहुत बहुत मुबारक हो वीर, अब देखना तेरा साथ जुल्म करने वाला हर शख्स का यही अंजाम करेंगे हम। याकूब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शुक्रिया बाबा। वीर ने इतना कहा और कमरे से बाहर निकल गया। पिछले 3 सालों में याकूब खान उसका जितना ब्रेन वॉश कर सकता था इसने किया था। इसके कच्चे जहन में वो नफ़रत की दीवारें
کھڑی کر کے اسے ایک شفاق درندہ بنا چکا تھا، جس کے دل میں کسی انسان کے لیے رحم یا محبت باقی نہیں رہی تھی۔ اگر کچھ بچا تھا تو صرف اور صرف نفرت۔ اپنے ماں باپ کے ہر ایک قاتل سے انتقام لے کر وہ قراقرم کی وادیوں میں واپس آیا تھا، جہاں ایک عام سے گاؤں کی آڑ میں وہ دہشت گرد چھپے بیٹھے تھے، جو آئے روز کبھی دھماکے تو کبھی ٹارگٹ کلنگ کر کے لوگوں کا سکون برباد کیے ہوئے تھے۔ اور المیہ تو یہ تھا کہ ویر کو وہ ظلم کرنے والے درست لگنے لگے تھے اور باقی ساری دنیا غلط، صرف اس وجہ سے کہ جب اس پر ظلم ہوا تھا تو کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آیا تھا۔ اس وجہ سے اسے ہر انسان سے نفرت ہو گئی تھی سوائے یعقوب خان کے، جس نے اس کا انتقام لینے میں اس کی مدد کی تھی۔ واپس آنے پر یعقوب خان کو یہ خبر ملی کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ خوشی سے ہواؤں میں گھومنے لگا۔ آخرکار شادی کے 5 سالوں بعد اس کے ہاں یہ امید آئی تھی، وہ خوشی خوشی سب سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جسے وہ سب سے بڑی دہشت بنائے گا۔ لیکن 9 ماہ کے بعد اس کے ہاں ننھی سی پری کی پیدائش ہوئی۔ یعقوب خان نے تو اس پری کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ ویر پھر بھی اس بچی کو دیکھنے گیا تھا جو چھوٹی سی موم کی گڑیا سی تھی، بڑی بڑی سنہری رنگت آنکھیں، گوری رنگت اور گلابی گال اس گڑیا کے بہت پیارے بنا رہے تھے۔ پیاری ہے نا یہ ویر؟ یعقوب خان کی بیوی الماس خان نے بہت امید سے پوچھا۔ سچ تو یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے یعقوب خان کا سلوک ان کے دل کو چھنی کر گیا تھا۔ ویر نے بس جواب میں ثابت میں سر ہلا دیا۔ میں اس کا نام مرجان رکھوں گی، اس کا مطلب موتی ہوتا ہے، یہ بھی تو میرے لیے موتی ہے۔ الماس نے اس چھوٹی سی جان کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تو ویر نے بھی پھر سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تبھی یعقوب وہاں پر آیا اور اس نے گہری نگاہوں سے چھوٹی سی مرجان کو ویر کی باہوں میں دیکھا تھا۔ اسے اس کی ماں کو دے ویر اور میرے ساتھ چل۔ ویر نے ثابت میں سر ہلا کر مرجان کو الماس کے ساتھ لٹا دیا اور خود یعقوب خان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کنٹینیو جاری ہے۔